एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो आज हम लोग पेपर 2 का टॉपिक करेंगे जो मैनेजमेंट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में सेम टॉपिक चलता है, दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व। ये आपका बेसिकली इसको कहीं ना कहीं ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं और ये कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है। तो इससे पहले जो मैंने लास्ट इकोनॉमिक्स की यूनिट डाली हुई है उसमें जो टॉपिक है दैट इज़ कार्डिनल अप्रोच, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आज उसी के आगे मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। कार्डिनल के बाद जो नेक्स्ट दैट इज़ आपका ऑर्डिनल अप्रोच है। अगर आप ये सिलेबस देखें यूनिट 1 का, पेपर 2 का, मैनेजमेंट का, तो उसमें जितना भी रेड पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं उन सबको। और हम लोग अब पार्ट 2 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स चल रहा था हमारा, और ये मैंने इतने जितने रेड टॉपिक्स हैं ये हो चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी डिमांड फोरकास्टिंग। अब हम आज बात करेंगे किसके बारे में? ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में। और हम इसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो देखिए, यूटिलिटी एनालिसिस जो है उसका मेन अजम्पशन क्या था, ठीक है, कि जो यूटिलिटी एनालिसिस है इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ पॉसिबल। अब हम कार्डिनल में जो इससे पहले बात करते थे वो करते थे कि अगर हमें सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना है ना किसी का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं नंबर्स के बेसिस पे, 1 2 3 4 5 ऐसे। उसको उसने बात की थी कि हम कार्डिनल के थ्रू अगर किसी की यूटिलिटी को देखना चाहें तो हम नंबर्स में देख सकते हैं। बट अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें ना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब द कंज्यूमर can at best compare the satisfaction derived from different goods or from different units of same goods. This is called ordinal measurement of utility. देखिए, जो कार्डिनल था, ऐसे ध्यान रखना, कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स। तो वो नंबर्स को डील करता है कि अगर आपको यूटिलिटी कि मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना, तो उसको अगर मुझे मेज़र करना है तो मैं नंबर्स में कर रही हूँ, तो वो कार्डिनल मेजरमेंट हुआ, ठीक है। बट अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी? ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल बोलता है कि आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो उस या रैंक की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अलग अलग गुड्स को अलग अलग से कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन के बाद देखते हैं हमें किससे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। देखो, जैसे इफ़ यू ड्रिंक 1 कप ऑफ टी एंड 1 कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? 1 कप ऑफ टी भी लिया और आपने 1 कप ऑफ कॉफ़ी भी लिया, तो अब आप अपने आप से उसको कंपेयर कर सकते हो कि आपने जब दोनों को पिया था तो किससे आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिली, ठीक है ना। उसको आप खुद से बता सकते हो कि आपको टी के कंपैरिजन में कॉफ़ी अच्छी लगी या कॉफ़ी के कंपैरिजन में टी अच्छा लगा। तो आप यहाँ कंपैरिजन कर रहे हो और कंपैरिजन के बेसिस पे चेक कर रहे हो कि यूटिलिटी आपको किसने कितना ज़्यादा दिया। ना कि आप ऐसे कंपेयर करोगे कि मैंने 1 कप टी पिया था या मैंने 2 कप कॉफ़ी पीने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। तो हम नंबर्स में नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अप्रोच होता है। इसीलिए उसका एक ड्रॉबैक था कार्डिनल का, और वो कार्डिनल का ड्रॉबैक यही था कि हम नंबर्स में प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस वजह से ऑर्डिनल अप्रोच को कंसिडर किया गया, इसीलिए ऑर्डिनल अप्रोच आया। ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक या ऑर्डर। ऑर्डरली का ऑब्वियसली बात है, ऑर्डिनल का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर। तो इसी को हम इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, और जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है क्या या इंडिफरेंस कर्व है क्या। तो देखिए, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और कई जगह इसको बोला जाता है हिकेशियन एनालिसिस, ठीक है। एग्जाम्स में पूछा भी जाता है इस नाम से कि ये किसने दिया था, है ना। तो ये नाम ध्यान रखना है। बेसिकली जो ये दिया गया था ये J.R. हिक्स ने दिया था और R.G.D. एलन ने दिया था। तो इसीलिए इसको कहीं ना कहीं जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था हिक्स का था, इसीलिए इसको हिक्सेनियन एनालिसिस भी बोला जाता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व हिक्सियन एनालिसिस और ऑर्डिनल एनालिसिस सेम चीज़ होती है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व बेसिकली एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि दो गुड्स की बात करते हैं और दोनों गुड्स में हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों गुड्स के हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और फिर उन कॉम्बिनेशंस में से हम चेक करते हैं कि उन कॉम्बिनेशंस में से हम बताते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए इनडिफरेंट होता है। तो अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। देखिए, आगे मैं समझाती हूँ आपको कैसे, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ कि कॉम्बिनेशन है हमारे पास एप्पल और बनाना का, ठीक है।
एक कॉम्बिनेशन पी है, पी कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है कि जहाँ पे एप्पल आपने एक कंज्यूम किया और बनाना आपने 15 कंज्यूम किए। क्यू कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, एप्पल आपने अब बढ़ा दिया, 2 कर दिया, तो आपको किसी चीज़ को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, तो बनाना को आपने सेक्रीफाइस कर दिया तो वो 10 हो गया। आर कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि आपने यहाँ पे एप्पल की कंजप्शन बढ़ा दी और बनाना की कंजप्शन फिर आपने कम कर दी। एस कॉम्बिनेशन में अब आपको एप्पल अच्छा लग रहा था ना, तो एप्पल को आपने फिर बढ़ाया और बनाना को आपने फिर कम कर दिया। और टी कॉम्बिनेशन में अब आपने एप्पल से आपको ज़्यादा कंजप्शन लग रहा था, तो एप्पल को बढ़ाया और बनाना को आपने फिर कम कर दिया। तो इनडिफरेंट कर्व क्या बोलता है, इनडिफरेंट कर्व बोलता है कि जो ये आपका ये वाला जो लाइन आ रही है इन पॉइंट्स पे, ये जो स्लोप आ रहा है, इस स्लोप को बेसिकली बोला जाता है, जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व, इसको हम बोलते हैं आईसी। ये जो ये पॉइंट्स हैं, ये कौन सा पॉइंट है, दैट इज पी। ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, क्यू। ये क्या है आपकी, आर, एस, टी। पी कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है कि अगर आपने एप्पल का 1 कंजप्शन किया और बनाना का 15 कंजप्शन किया, तो भी आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना आपको क्यू यानी कि 2 + 10 में मिला। आर में आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको 3 + 6 में मिला। यानी कि ये पी, क्यू, आर, एस, टी, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग जहाँ पे इनडिफरेंट हो रहा है आपका कंज्यूमर। तो इसी को हमने अभी देखो यहाँ पढ़ा था ना कि इट रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। अलग अलग हमने कॉम्बिनेशन बनाई, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस थी ना, तो ये वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। और हर एक कॉम्बिनेशन पे जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। नाम से पता चल रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना, हर एक कॉम्बिनेशन में डिफरेंस होगा। लेकिन जो ये पॉइंट्स हैं पी, क्यू, आर, एस, टी, और ये जो ये आईसी जा रहा है वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि हर एक पॉइंट पे पी पर भी, क्यू पर भी, आर पर भी सेटिस्फैक्शन लेवल उसका सेम रहेगा। उतना ही सेटिस्फेक्शन उसको पी पे मिल रहा है जितना उसको क्यू पे मिल रहा है, बट उसको किसी चीज़ को गेन करने के लिए किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बनाना को सेक्रीफाइस कर रहा है और एप्पल को गेन कर रहा है। ये चीज़ ध्यान, अब कई लोग बोलते हैं हम नीचे किसको रखेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन तो सेम है, सॉरी दोनों कमोडिटीज़ तो होती हैं, ए भी है बी भी है, तो ए को नीचे रिप्रेजेंट करें या बी को नीचे रिप्रेजेंट करें। तो हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे एक्स एक्सिस पे उसको डिनोट करते हैं जो हमारा गेन होता है, और जो हमारे सेक्रीफाइसेस होते हैं उसको हम हमेशा वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। अब इनडिफरेंस कर्व में कुछ अजम्पशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि इन देखिए अजम्पशन क्या बोलता है, अजम्पशन का कहना हमेशा ये होता है कि जब तक उसको अपने इनडिफरेंस कर्व को सक्सेसफुली प्रेजेंट करना है तो उसे कुछ चीज़ें माननी पड़ती हैं, और उसी को जो हम मानते हैं उसको हम बोलते हैं अजम्पशंस। तो इनडिफरेंस कर्व ने ना अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ अजम्पशंस बनाई। वो अजम्पशन क्या बोला, पहली अजम्पशन बोली गई कि केवल इकोनॉमी में 2 ही कमोडिटीज़ होंगे, 2 कमोडिटीज़ होंगे। जैसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बन रही हैं, बंडल ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रही हैं, वो दो को लेके बन रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि पूरी इकोनॉमी में ना केवल 2 ही कमोडिटीज़ होंगे। और जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर की जो इनकम है, मनी जो उसके पास है, वो उसके पास फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है। अगर वो 500 रुपये उसके पास है तो हमेशा 500 ही रहेंगे, कभी वो बढ़ेंगे भी नहीं, कभी वो कम भी नहीं होंगे। और जो आपके दोनों के दोनों गुड्स होंगे, उन दोनों गुड्स की प्राइस भी हमेशा सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो भी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो एक हम ऐसा, वैसे तो अगर देखा जाए तो इनप्रैक्टिकल सी बात है ये, है ना, कोई ये सही बात थोड़ी है कि हमेशा इकॉनमी में 2 ही प्रोडक्ट्स होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, है ना। और जो प्राइस है वो तो घटती बढ़ती रहती है इन्फ्लेशन की वजह से। बट यहाँ पे ऐसा अज्यूम करते हैं, अज्यूम करा जाता है खाली कि इकॉनमी में केवल 2 ही कमोडिटीज़ होंगी और वो दोनों कमोडिटीज़ की प्राइस सेम रहेगी, और जो आपका कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर जो भी अर्न करेगा वो उसकी इनकम भी हमेशा फिक्स रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या अज्यूम करना पड़ता है, नॉन साइटिटी। नॉन स्टाइटी का मतलब क्या होता है, नॉन स्टाइटी का मतलब होता है कि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर कभी भी अब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं जाएगा। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है जिसमें बेसिकली आपका सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट होता है।
वो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि कभी भी कंज्यूमर जो है वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे आ गया तो उसकी तो कोई अपने उसके बाद कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाएगी ना, तो हमारा तो इंडिफरेंस का वहीं पर फेल हो जाएगा। हम कैसे बोलेंगे कि हमारा जो कंज्यूमर है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेके इनडिफरेंट हो रहा है, तो वो होगा ही नहीं ना इनडिफरेंट। देखिए, यहाँ पर हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाई थी। अगर मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आर पे मेरा कस्टमर सॉरी जो कंज्यूमर है वो हाईली सेटिस्फाइड हो गया, तो हमारी कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगी, यहाँ तो ख़त्म ही होगी चीज़। तो हमारा इनडिफरेंट कर्व जो होता है वो वहीं पर ख़त्म हो सकता है, वहीं पर फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर कभी भी हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे नहीं पहुंचेगा। अब देखिए, तीसरा चीज़ क्या अज्यूम करते हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी कि कंज्यूमर कैसे प्रेफरेंस देगा? रैंक के बेसिस पे। ठीक है, कि वो कितना सेटिस्फाई है, कितना नहीं है, किस गुड से लेके कितना सेटिस्फाई है, उसको वो अपने रैंक के थ्रू, अपनी प्रेफरेंस के थ्रू शो कर सकता है। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट है वो हमेशा सब्सटीट्यूट रहेगा। देखिए, इसीलिए माना जाता है, अब हमें पता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्सटीट्यूशन होता है कि जब हम अपना कंजप्शन बढ़ाते रहते हैं तो हमारी यूटिलिटी एक टाइम पे आके कम होनी शुरू हो जाती है। उसी को तो बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था कि जब हम अपनी कंजप्शन को जितना ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी यूटिलिटी डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो वो ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो हमारा इंडिफरेंट कर्व है वो किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देखिए, यहाँ पर भी था ना कि ये एक जब हम अपनी ये एप्पल्स का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है बनानास को भी तो कम करते जा रहे हैं। जब बनानास को कम कर रहे हैं तो तभी तो हमारा क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग हो रहा है। तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पे इफेक्ट डालता है। एक हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि भाई हमारा जो कस्टमर है ना, जो हमारा कंज्यूमर है ना, वो क्या है? रैशनल है। यानी कि वो राइट वे में अगर बिहेव करेगा, वो अगर अच्छे से बिहेव करेगा, रैशनल वे में मैनर्स में रहेगा, तो हमेशा उसका पर्पस क्या रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे गेन करनी है। अब अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करने की बात करेगा तभी वो बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशन पे इनडिफरेंट रहेगा कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, कौन से पॉइंट पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो कब फील कर सकते हैं? जब हम रैशनल वे में बिहेव करेंगे, जब हम राइट वे में बिहेव करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो कंज्यूमर है वो आपका रैशनल कंज्यूमर होता है। अब देखिए, एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, इन डिफरेंस मैपिंग क्या होती है? इन डिफरेंस मैप क्या होता है? देखिए, इन डिफरेंस मैप होता है बेसिकली, अब तक हम IC1 की बात कर रहे थे, एक ही IC था हमारे पास। अब यहाँ पे जब हम अलग अलग ICs को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इन डिफरेंस मैपिंग, यानी कि फैमिली ऑफ IC कर्व। जितनी भी ये फैमिलीज़ हैं IC कर्व की, अगर हम उनको ग्राफिकली एक ही साथ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं सारे के सारे बंडल्स ऑफ गुड्स को, तो उसको हम बोल रहे हैं इंडिफरेंस कर्व, यानी कि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। अब विधि है, अब हम ये बनाते क्यों हैं? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा हमारा IC होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा IC होगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता है। देखिए, IC1 पे सब मानते हैं इस पॉइंट पे हमारा सेटिस्फेक्शन था, फिर IC2 में इस पॉइंट पे रहा, IC3 में इस पॉइंट पे था। तो इससे हमें क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इससे ज़्यादा यहाँ पर है IC2 में, और IC3 में सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन है ना, वो सेटिस्फेक्शन हमारा जैसे जैसे IC बढ़ता है, जैसे जैसे इंडिफरेंस बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाता है। तो इसी को शो करने के लिए बेसिकली हम इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं। इंडिफरेंस मैप का मतलब फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब एक टॉपिक और होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या होता है? देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS, ये क्या होता है? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम किसी चीज़ को गेन करने के लिए किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसी का जो हम रेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी से जो हम एक रेशो निकाल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन।
कैसे? देखो, इफ़ द कंज्यूमर वांट्स देयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में रिमेन। अब हमेशा हर जगह पर मैंने आपको एक बोला था, पी पॉइंट पे भी सेम रहेगा, क्यू पॉइंट पे भी सेम रहेगा, आर पे भी सेम रहेगा, एस पे भी सेम रहेगा, टी पे भी सेम रहेगा। बट वो सेम रहता कब है? जब वो किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करता है और दूसरी चीज़ को गेन करता है। यानी कि ही विल हैव टू गिव अप और सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटीज गेन। एक को गेन करने के लिए उसको दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो वो करता क्यों है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन रहे, सेम रहे। सेम कैसे रहता है? पी पे भी, क्यू पे भी, आर पे भी, मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था ना। तो वहाँ पे सेम रखने के लिए हम किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं, किसी चीज़ को गेन करते हैं। अब एमआरएस क्या करता है? एमआरएस रेफर करता है बेसिकली ऐसा रेट, एक रेशो या रेट आइडेंटिफाई करके बता रहा है विच द कॉम्बिनेशन कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर रिमेन द सेम। यानी कि वो कॉम्बिनेशंस को सब्सटीट्यूट करने की बात करता है एक दूसरे से। हम वही तो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। कैसे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं? ये हमने यहाँ सब्सटीट्यूट ही तो किया था कि एक एप्पल को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 2 से, 15 बनानास को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 10 से, 2 को हमने सब्सटीट्यूट किया 3 से, और 10 को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 6 से। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ये हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? जिससे हर एक पॉइंट पे हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे। अब ये मेंटेन करने के लिए ही हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को यूज़ करते हैं, और एमआरएस बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करके बताता है कि कितना सेक्रीफाइस और कितना गेन हुआ। डेल्टा बी आपको बताता है कि यूनिट ऑफ बी आपने कितनी सेक्रीफाइस करी जिससे आपका एक गेन ज़्यादा हो। ठीक है? और ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमआरएस मेजर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस क्यों यूज़ होता है? एमआरएस यूज़ किया जाता है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है एमआरएस के लिए। तो ये देखिए, ए से बी पे गया, ए पे भी सेम सेटिस्फैक्शन है। ए पे क्या है? 60 10। बी पे क्या है? 20 40 20। सी पे क्या है? 20 40। डी पे क्या है? 10 70। है ना? तो अब ए से बी पे जाने के लिए क्या हुआ? डेल्टा वाई यानी कि डेल्टा बी जो मैंने पीछे बताया था। तो क्या हुआ? 60 से हम 40 पे आए आए ना। तो 60 से हमने क्या किया? 40 पे अपना सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ पे हम सेक्रीफाइस करते हैं, यहाँ पर हम गेन करते हैं। तो हमने क्या किया? 60 से 40 पे हमने सेक्रीफाइस किया, और गेन कितना किया? 10 से 20 पे हमने गेन किया। तो इस ये निकाल के बताया 2:1। ये आपका एमआरएस है। बी से सी पे क्या हुआ? 40 से 20 पे आया, तो 40 माइनस 20, और डेल्टा एक्स 20 से कहाँ गया? 40 पे, तो 20 माइनस 40, ये 1:1 हो गया। सी से डी पे कितना रहा? सी से डी पे वो कितना आया? 20 से 10, और यहाँ पे वो कितना आया? 40 से 70, यानी कि 1:3। बेसिकली ये आपका केवल सेक्रीफाइस और गेन का ही खेल है कि कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और कितना आप गेन कर रहे हो, उसका जो रेशो है वो आपका एमआरएस है इन सिंपल टर्म्स। सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं एमआरएस का मतलब है सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन। और वो करते क्यों हैं? जिससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लास्ट टॉपिक है ये इसका, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है आपके पास पॉइंट्स में कि कौन कौन सी इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ है। तो पहली प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्लोप डाउनवर्ड, ये तो हमने अभी देखा ही था, जो आईसी था वो हमेशा स्लोप डाउनवर्ड ही था, है ना। और हायर इनडिफरेंस कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। मैंने अभी आपको आईसी मैप बताया था ना, आईसी मैप में क्या था? जितने सबसे ऊपर IC4 जा रहा था वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा था। तो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। हमने देखा था ना, IC1 IC2 IC3 IC4, ये कट नहीं करते एक दूसरे को कभी भी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आप लोग पढ़ सकते हो कि इनडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, कॉन्वेक्स रहता है, ऐसा बनता है ना IC। तो ये हमेशा जो आपका सेंटर होता है ना, ओरिजिन होता है, इसकी तरफ कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है? तो और ये क्यों रहता है ऐसा? बिकॉज ऑफ एमआरएस। हमने अभी पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसकी वजह से, क्यों? क्योंकि हम किसी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसी को गेन कर रहे हैं, तभी तो ऐसा वाला ड्रॉ हो रहा है ये। ठीक है? तो इसी की वजह से ये हमेशा कॉन्वेक्स रहता है।
इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड रहता है। क्यों रहता है डाउनवर्ड? इसलिए रहता है क्योंकि हम किसी एक चीज़ को गेन करने के लिए दूसरी चीज़ को रिड्यूस करते हैं। तो और करते क्यों हैं? जिससे टोटल सेटिस्फेक्शन हमारी रिमेन रहे, तो उसी वजह से हमारा ये स्लोप डाउनवर्ड रहता है। हायर रिप्रेजेंट कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब वो तो हमने देखा ही था कि जो हमारा जितना ज़्यादा IC1 बढ़ता रहेगा, अलग अलग IC4 हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है रेदर देन IC1 के, तो हायर रिप्रेजेंट कर्व जो होगा वो हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, और लोअर रिप्रेजेंट कर्व हमेशा लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन को शो करता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग इंडिफरेंट कंज्यूमर्स को शो करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% मिलेगा। आपको कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ इसमें नहीं समझ आई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तभी भी ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1। मई 2021 आसान है।